Hello dear students, how are you? What about your preparation? I hope your preparation is going on positive, but there are some acceleration, sometime retardation, sometime of acceleration. And I hope it should accelerate continuously. ये कंटिन्यू एक्सिलरेट करे, रिटार्डेशन का नाम ही ना हो. Dear students, no doubt, in present time, as you know well, your board examination is so near about. That is very crucial time for you, and there is the requirement of each and every second, not even to hours, not minute, but each second must be properly planned. बहुत अच्छी तरह से प्लान होना चाहिए. हार्ड वर्क करने के बाद भी बहुत सारी स्टूडेंट का स्टडी मैनेजमेंट सही ना होने के कारण उनको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता. यार स्टूडेंट, यदि हम केमिस्ट्री की बात करें और बात केमिस्ट्री की करेंगे, माई सेल्फ डॉक्टर PS परियार, मेंटर केमिस्ट्री. डियर स्टूडेंट, मैंने ऑर्गेनिक के सारे लाइव क्लासेस लेकर के प्रॉपरली बूस्टअप कर दिया है. और फिजिकल केमिस्ट्री में दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर न्यूमेरिकल पर्पज. सॉल्यूशन को कंप्लीटली मैंने बूस्टअप किया. एंड नाउ देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ booster dose in electrochemistry and chemical kinetics. Dear student, both are very very important chapters. फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत वेटेज अदर के कंपैरिजन में मैक्सिमम. और इन दोनों चैप्टर्स में केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, कंसेप्चुअलिटी बहुत जरूरी है. देयर इज नो एनी रिमार्क फॉर द इंपॉर्टेंट. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन बोथ द चैप्टर. और इन दोनों में न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है. डियर स्टूडेंट, आज की इस सेशन में हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को थारोली बूस्टअप करना है. ओके. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आफ्टर अटेंडिंग माय दिस सेशन you will realize that your preparation is definitely now on the peak of preparation. और सबसे पहले इसमें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, which are the most important topics. Most important topic means you know, जिन टॉपिक को आप यदि पूरी तरह से कवर करते हैं तो whole the chapters will be yours under your preparation pocket. ओके. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें. डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिंस देयर इज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ रेडॉक्स केमिस्ट्री. डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरह से रेडॉक्स केमिस्ट्री पर बेस्ड है. Ultimately, before starting the preparation of this chapter, you must be aware about some basic point related to redox chemistry. Redox chemistry में just like बहुत अधिक नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करना. ऑक्सीडेशन नंबर कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या. ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ईच एंड एवरी टॉपिक्स पर 100% एप्लीकेबल. तो मैं शुरू करता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सबसे रिमार्केबल पॉइंट्स, रिमार्केबल टॉपिक्स और उनसे कंसर्न न्यूमेरिकल. बिकॉज ऑफ यू नो, मैंने अक्सर नोटिस किया है कि कुछ ही टॉपिक इन दोनों चैप्टर्स में है जिनमें स्टूडेंट अक्सर एरर करते हैं. माइनर एरर उसके 100% स्कोर में रिटार्डेशन
मीन्स एक बहुत बड़ी बाधा बन करके पूरे स्कोर को 100% स्कोर में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर रहना चाहिए अबाउट इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट as well as strong electrolyte. Okay, then about conductors. Conductor means you have to face two types conductor, metallic conductor and ionic conductor. दोनों बहुत अच्छी तरह से आपको अलर्ट रहना है, मेटेलिक कंडक्टर एंड आयनिक कंडक्टर। जहां मेटेलिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी बेस्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स पे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहीं पर आयनिक कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन आयंस। अभी जो मेटेलिक कंडक्टर है, आयनिक कंडक्टर है, इनको इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? मींस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहां पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए। और मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहा हूं, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आप जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी डियर स्टूडेंट पूरी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। और यदि उसके टेम्परेचर के इफेक्ट को एनालिसिस करें तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस, मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है और हीट करने में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, यानी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। इट मींस फॉर द मेटेलिक कंडक्टर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। और सेकेंड, नेचर ऑफ मेटल्स, दूसरा जो फैक्टर आता है इसका, बहुत ध्यान से समझते चलिए टॉपिक्स। अभी दोनों चैप्टर का विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कंप्लीट रिवीजन कराते हैं और उन पॉइंट पर आपको बार बार इंडिकेट करेंगे जहां पर आप एरर कर सकते हैं। डेफिनेटली यू विल रियलाइज। तो इसमें कंडक्टर ध्यान रखें और नेचर ऑफ मेटल को भी ध्यान रखें। जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कंडक्टिविटी कम होती है, और जो मेटल कम रिएक्टिव होती है उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। इट मींस कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर their reactivity of metal, metal की reactivity की inversely proportional, और that's why you know electrochemical series आनी चाहिए। electrochemical series में those metal which are present below hydrogen are considered to be less reactive, और less reactive है इनकी conductivity maximum होगी। इसी तरह आयनिक कंडक्टर में सब क्या आते हैं? all the ionic compound, जितने आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मोल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में ही किसका वर्क करते हैं? These used to behave as a conductor because in molten state or in aqueous state there is the existence of ions, तभी तो आयन में ब्रेक होंगे। और जब आयंस होंगे, आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ करंट। और इसमें भी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बहुत जरूरी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इनकी आयनिक जो कंडक्टर्स होते हैं, आयनिक कंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। इट मींस डियर स्टूडेंट, आयनिक कंडक्टर के लिए जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर? और सेकेंड, इनमें भी बेटा देखना पड़ता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैंने पहले डिस्कस किया। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस आयनिक कंपाउंड है, उनके रेट ऑफ डिसोसिएशन हाई होगी, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे तो कंडक्टिविटी अधिक होगी। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, नंबर ऑफ आयंस कम बनेंगी, कंडक्टिविटी पुअर होगी। अब इसको जानने के बाद सेकेंड पॉइंट विच इज मोस्ट रिमार्केबल फॉर यू, जो बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, और डियर स्टूडेंट दैट पॉइंट यू नो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, आप अच्छी तरह से जानते हो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से इंडिकेट करते हैं
और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट से। ओके, और ये जब दोनों जान जाएंगे तो बेहद इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आएगी। वो टॉपिक यू नो, रिलेशन बिटवीन ई एंड ई नॉट, दैट इज वेरी रिमार्केबल। इस पर तो पूरा चैप्टर ही डिपेंड करता है, सारे न्यूमेरिकल इसी पे डिपेंड करते हैं। साइंटिस्ट नस्ट यूज्ड टू डेवलप द रिलेशन बिटवीन ई एंड ई नॉट। आइए कुछ डिस्कस करते जाते हैं, टॉपिक को बताते भी जाते हैं कि टॉपिक कौन कौन से हैं और उनको डिस्कस कैसे करते जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग मैक्सिमम संख्या में इस सेशन में अपीयर होइए। इसमें आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा। तो बेटा अब इसमें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में जरूर ध्यान रखें, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल से लेकर के थ्योरी तक सभी नेक्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड हैं। और ये नेक्स्ट इक्वेशन ई और ई नॉट के बीच रिलेशन डेवलप करता है। इट यूज टू डेवलप द रिलेशन बिटवीन ई एंड ई नॉट। ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT NM log concentration of oxidant whole upon concentration of reductant, concentration of oxidant as well as concentration of reductant। Dear student, ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसी को ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये आर गैस कांस्टेंट है, 8.314 वैल्यू रखेगी। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन बेटा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच आर यूज्ड इन रिडॉक्स प्रोसेस, जो रिडॉक्स प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। हाँ देखिए, वीडियो तो अपलोड डियर स्टूडेंट हम समझ रहे हैं मिस नोबिता, और नो डाउट इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल, क्योंकि सभी प्रिपरेशन में बिजी हैं तो अपना देख लेंगे वो। ओके, यहां पर देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं उन केवल टॉपिक को विशेषतर डिस्कस करूंगा विच आर हाईली एप्लीकेबल हियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडॉक्स प्रोसेस, रिडॉक्स प्रोसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एफ फैराडे यूनिट ऑफ चार्ज, और एक ध्यान रखना, एफ जो होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96500 कूलम। ऑक्सीडेंट्स मिलकर जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है उन्हें ऑक्सीडेंट कहते हैं, और रिडक्टेंट वो होते हैं बेटा जिनका रिडक्शन हो रहा है, वो रिडक्शन टेक प्लेस आर कंसीडर टू बी रिडक्टेंट, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बहुत अलर्ट रहना है। कभी कभी एक ऐसा मिलेगा कि दोनों का रिडक्शन हो रहा है तो दोनों का कंसंट्रेशन नीचे रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में इनकी मोलारिटी मींस मोलर कंसंट्रेशन मस्ट बी गिवन देयर, इनका मोलर कंसंट्रेशन दिया रहेगा, उसको आप नोट कर लेंगे, राइट। इसको सिंपल तरीके में लिख देंगे। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपसे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ क्या है, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल और सेल के ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसी को यदि हम सिंप्लीफाई कर लें, E इक्वल टू ई नॉट माइनस, आप इनकी वैल्यू रख दीजिए 0.0591 0.0591 अपॉन EN, जब 0.059 लॉग
concentration of oxidant whole upon concentration of reductant. ओके, और यहां पर इसको कैसे निकालना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए. E इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. ई नॉट की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, कैथोड चैम्बर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड का. वन थिंग यू शुड रिमेंबर फॉर यूर, जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके नजर आएंगे तो एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में और कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड में. तो कभी कभी ये भी लिख देते हैं इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ई ऑफ राइट हैंड साइड चैम्बर और लेफ्ट हैंड साइड चैम्बर जो इलेक्ट्रोड चैम्बर होता है. ओके, इससे इसकी वैल्यू यहां पर अप्लाई करेंगे और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Kc. जब इक्विलिब्रियम सेल का प्रोसेस जो दिया है, इफ दैट इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, वो बेटा यदि इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, बड़े ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर Kc अप्लाई करें. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन दोनों की जगह, निकाला इसी से जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं. और यन को निकालने में आप बहुत सतर्क करें, बहुत सावधानी से काम करें, उसमें कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए. ओके, और आगे देखिए बेटा, इसी में चूंकि हमें पूरा करना है आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये नस्ट इक्वेशन आ गया. और चूंकि इसी नस्ट इक्वेशन में सबसे ज्यादा एप्लीकेबल जो होंगे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सेल्स के होंगे. ओके, सेल्स के, क्योंकि आप रेजिस्टेंस से आप अच्छी तरह से फैमिलियर हैं. दो चीजें और ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी. रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी. और देखिए एक दूसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट को दो तरीके से निकालते हैं, आपको मालूम होना चाहिए. सेल कांस्टेंट, उसको मैं अभी बता दूंगा. सेल कांस्टेंट और व्हीट स्टोन ब्रिज, इन दोनों के एप्लीकेशन, व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा. ओके, सेल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस में लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे किस पे डिपेंड करती है, बहुत इजी चीजें हैं, इनमें आपका गड़बड़ कभी नहीं होगा. अब दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है इसी से रिलेटेड, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, तो यहां पर गैल्वेनिक सेल, अब केमिकल सेल की बात करते हैं तो एक आना ही है डेफिनेटली. और केस बेस्ड क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से होने की पूरी उम्मीद है. केस बेस्ड क्वेश्चन मींस आपका जो सेक्शन डी होगा उससे केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा. क्यों? क्योंकि इसका वेटेज हाई होने के कारण इसमें सभी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन मस्ट बी टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो जो इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पहली कैटेगरी तो मैंने डिस्कस कर दिया है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ, सेल पोटेंशियल एंड नस्ट इक्वेशन. नस्ट इक्वेशन की डिफरेंट कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं. दूसरा, चूंकि इसमें कैथोड और एनोड की बात देखते हैं, तो डियर स्टूडेंट, दूसरा इस चैप्टर का जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है. मुझे थरोली चैप्टर नहीं पढ़ाना है, लेकिन कहां पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में दोनों चैप्टरों को बूस्टअप कर देना है. आपको ऐसा लगेगा सब कुछ आ गया. ओके, और जहां पर आप एरर करेंगे,
अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट की कॉपीज में कि चैप्टर में मेजर प्रोबेबिलिटी किस तरह क्वेश्चन की होती है और वो मिस्टेक कहाँ करते हैं। तो ज्यादातर मिस्टेक करने की प्रोबेबिलिटी जो हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज केमिकल सेल्स। अब यहां पर आपको बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर रहना चाहिए कि केमिकल सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दोनों ध्यान रखना चाहिए। बट एक में वर्ड कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बहुत अच्छी तरह से कूल होकर के समझ लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो आप जानते हैं, केमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू एनर्जी को जनरेट किया जाता है। इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिसिस में यूज होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मोस्टली यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस से आप फैमिलियर हैं नहीं है तो मैं अभी डिस्कस करूंगा, प्लीज वेट। इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें होता है, जिस ऑपरेटर्स में होता है, जिन सेल में वो कंडक्ट कराया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, those cells in which chemical energy converted into electrical energy through redox process are known as electrochemical cell। उन्हीं का बेटा नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब चूंकि सेल्स मैंने क्या बोला, रिडॉक्स प्रोसेस होता है। डेफिनेटली आज मैं ये तुरंत बताना चाह रहा हूं अभी कि सेल के रिप्रेजेंटेशन जितने हैं उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में कैसे लर्न कर लें, बेहद इजी हो। किन किन पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सेल में हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। और कैथोड एनोड रिएक्शन दोनों कंबाइन कर लें, दैट इज सेड टू बी रिडॉक्स रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज फुल्ली रिस्पांसिबल टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब सेल्स को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है वोल्टेक सेल, वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल। पहली कैटेगरी सेल की है, बड़े ध्यान रखिएगा, इधर वोल्टेक सेल और गैल्वेनिक सेल। क्या होते हैं जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेनियल सेल। अधिकतर न्यूमेरिकल्स में डेनियल सेल को साइड डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कंज्यूम कर लेते। ओके, तो डेनियल सेल का बेटा मतलब हुआ that is the one of the best example of galvanic cell। galvanic cell यानी डेनियल सेल जिनमें कैथोड चैम्बर और एनोड चैम्बर अलग अलग होते हैं, याद होगा ना। दोनों चैम्बर्स को साल्ट ब्रिज द्वारा अटैच कर देते हैं। अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डेनियल सेल में थोड़ा सा मैं सॉर्ट आउट किए दे रहा हूं। डेनियल सेल में ये वर्किंग होती है, जिंक एनोड चैम्बर के रूप में यूज करते हैं। जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट एनोड चैम्बर का है, जिंक की रॉड एनोड का काम करती है, और कैथोड चैम्बर में कॉपर सल्फेट भरते हैं और कॉपर की रॉड कैथोड का काम करती है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन जानते हो क्या होता है, इसका खुद का ईएमएफ क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है, और इसके एनोड पे सब में पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन इसके एनोड पर निगेटिव चार्ज होता है। सभी सेल के कैथोड पर निगेटिव चार्ज होता है लेकिन इस पर कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एनोड पे निगेटिव चार्ज क्यों होता है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है, और इसका सेल्फ ईएमएफ क्या होता है। तो इसका खुद का ईएमएफ 1.1 वोल्ट होता है, राइट। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जनरेट करने के लिए। क्यों, यदि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ना रही दोनों चैम्बर में तो सेल सडन डेड हो जाए। ओके, और चूंकि एनोड चैम्बर से इलेक्ट्रॉन को सिंक करते हैं इसलिए एनोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैथोड की रॉड इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन को प्रोवाइड करती है डियर स्टूडेंट, इसलिए उस पर कैसा चार्ज होता है, इसलिए उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। क्लियर। अब देखिए इसमें सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी रिडॉक्स रिएक्शन Zn
Cu+2 एक्वस, हमेशा लिखिए Zn+2 एक्वस प्लस Cu, यही तो होता है। और इसके जब सेल कैटेगरी में लिखते हैं, इसमें देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ये डेनियल सेल की रिएक्शन है। और इसके सेल रिप्रेजेंटेशन में करेंगे, सेल टर्मिनोलॉजी में, तो जिंक सॉलिड से किस में आएगा, Zn+2। और ये साल्ट ब्रिज का सिंबल होता है डबल रॉड, और यहां Cu+2 एक्वस से Cu में जाएगा। स्टूडेंट, ये जो एक्वस स्टेट में होता है, इसी का कंसंट्रेशन दिया होगा। जब सॉलिड होगा तो कंसंट्रेशन को कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब एक्वस स्टेट में होगा, देन इट विल रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन, राइट। ये सेल टर्मिनोलॉजी है उसकी। क्लियर? कितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, आई हैव डिस्कस अबाउट इट, राइट। दूसरा देखिए बेटा, ये तो आपका डेनियल सेल हुआ। इससे क्वेश्चन भी आ जाता है, डेनियल सेल सडन डेड क्यों हो जाता है, व्हाट इज द कंडीशन अबाउट दिस। और एक इसका टेक्निकल चीज याद रखिएगा, वन क्वेश्चन विल बी टेकन इन एग्जाम हैविंग 2 मार्क्स। क्या टॉपिक बताते चले जा रहा हूं, यदि कोई है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और करंट के मूवमेंट की कंडीशन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा और सेल का 1.1 वोल्ट होगा। 1.1 वोल्ट और एक्सटर्नल एक्सटर्नल पोटेंशियल के कंपैरिजन से पहली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर जाते हैं, करंट कॉपर रॉड से जिंक रॉड की ओर जाते हैं। दूसरी कंडीशन होती है इलेक्ट्रॉन कॉपर रॉड से जिंक रॉड की ओर जाते हैं, करंट जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर जाती है। और तीसरी कंडीशन, जब उसका एक्सटर्नल का वैल्यू सेल के वैल्यू के यानी इसके ईएमएफ के इक्वल हो जाए 1.1 वोल्ट के, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, वर्किंग जीरो हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन और करंट का मूवमेंट स्टॉप कर देते हैं, रुक जाता है, सडन स्टॉप। इसके बाद बेटा ये प्राइमरी सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल समझना, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसमें चूंकि थारोली नहीं बताना है, थारोली आपको पढ़ना है, मैं बता रहा हूं कहां मिस्टेक करेंगे। जो प्राइमरी सेल होते हैं वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। और सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल करंट उसमें सप्लाई करके रिचार्ज कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इन सेल में हमें, जैसे प्राइमरी सेल में, तो एग्जांपल आप बहुत अच्छी तरह से याद रखें। एक है आपका ड्राई सेल, जिसको लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं, इधर ड्राई सेल और लेक्लांसी सेल, और दूसरा मरकरी सेल। अब इनमें क्या क्या, बहुत सारा आपको नहीं लर्न करना है, इसमें क्या चीज लर्न करना बहुत जरूरी होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। यदि आप जो मैं कह रहा हूं और कंसंट्रेट होकर के इसको फॉलो करते हैं, 1 मार्क्स का भी डिडक्शन आपके मार्क्स में नहीं हो सकता है, पेपर का लेवल कैसा भी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन भी आपको मिसिंग नहीं करना है, पॉइंट टू रिमेंबर को भी नहीं मिसिंग करना है। तो देखिए इसमें सेल में सुन लीजिए, ड्राई सेल में एनोड के रूप में किसे वर्क करते हैं, कैथोड के रूप में किसे यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसे यूज किया जाता है, एनोड पर होने वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड में किसका रिडक्शन हो रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए तो ओवरऑल रिएक्शन हो गई, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। और उसी रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे ड्राई सेल है, मैं बता दे रहा हूं बहुत जल्दी से, जिसको लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, ड्राई सेल में एनोड के रूप में जिंक का कंटेनर किसका बना होता है, वो सेल का जो कंटेनर है, कवर, वो जिंक मेटल का बना होता है, तो जिंक इज यूज्ड एज ए एनोड, ओके। और इसके बीच में ग्रेफाइट की रॉड पड़ी होती है, चारों ओर कार्बन पाउडर और मैग्नीज डाइऑक्साइड से कवर्ड रहती है। तो ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय MnO2 और कार्बन पाउडर यूज्ड टू वर्क एज ए कैथोड। पेस्ट इसमें भरा होता है। अब क्या पेस्ट वो है जो जिसमें केमिकल एनर्जी होती है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो आप प्राइमरी सेल में, जो ड्राई सेल में बता रहा हूं, इसमें बेटा जो पेस्ट होता है वो जानते हो किसका होता है, यही तो याद करना आपके लिए जरूरी है।
क्योंकि इसी से तो वर्किंग शुरू होती है। तो NH4Cl, NH4Cl और उसमें जिंक क्लोराइड भी मिला रहता है। तो NH4Cl और जिंक क्लोराइड की जो पेस्ट है दैट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। और शुरुआत इलेक्ट्रोलाइट से ही करिए। NH4Cl पहले ब्रेक होगा, NH4 प्लस और Cl माइनस। जैसे मैं एक सेल की वर्किंग बता दे रहा हूं, आप समझिएगा, और बाकी सेल की वर्किंग बेटा इसी पर होगी। इनको कंसंट्रेट होकर के आपको समझना है। एक सेल थारोली मैं बता दे रहा हूं। ओके दीपिका, गुड आफ्टरनून। तो देखिए एक सेल की वर्किंग देख लीजिए, बाकी समझ जाना ऐसे करना है। जैसे सपोज लेट अस डिस्कस अबाउट प्राइमरी सेल में हम एग्जांपल आपका बता रहे हैं, ट्राई सेल, जिसको हम लेक्लांसिस सेल भी बोलते हैं। एक सेल इसलिए मैं सैंपल के तौर पे बता रहा हूं कि आपकी वर्किंग कैसे याद रखें। इनमें क्या किससे आपको खास तौर पर ध्यान देना है स्टूडेंट, इसमें जो खास तौर पे आपके ध्यान देना है, जिंक। जिंक क्या है? यूज्ड एज एनोड। प्लीज फोकस योर सेल्फ हियर। और जिंक तो एनोड के रूप में यूज करेंगे। और यहां पर ग्रेफाइट रॉड किससे सराउंडेड होती है? सराउंडेड बाय MnO2, चारों तरफ घिरी रहती है। यूज्ड एज, इसको कैथोड की तरह यूज करते हैं। और यहां पर जो भरा रहता है पेस्ट ऑफ NH4Cl विद जिंक क्लोराइड, इसको यूज करेंगे, यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। एक्चुअली मेन यहां पर ये है अमोनियम क्लोराइड, जिसको बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम यूज करेंगे। ओके, यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही तो वो एनर्जी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में स्टोर रहती है। ZnCl2 का क्या यूज होगा, यू विल नोटिस लेटर, राइट। और यहां पर शुरुआत देखिए किससे करते हैं, फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl है, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl, ये मेन इसका वर्क है। अब इसमें एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। एट एनोड, एनोड जिंक है, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। डियर स्टूडेंट, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। पहले देखिए रिएक्शन एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। नाउ एट कैथोड, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। अब कैथोड मैंने क्या बताया था, MnO2 है और प्लस इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा पार्ट मिलेगा, ये आप देख रहे हैं ना NH4 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन लिया है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बेटा यहां MnO समझने का प्रयास करना, MnO इंटू OH प्लस NH3, MnO इंटू OH प्लस NH3। अब यदि 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है तो भाई 2 यहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका चार्ज 1 है। 2 यहां कर दीजिए तो 2 यहां पर भी करना पड़ेगा। हो गया बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज सहित बैलेंस है, MnO2 है, NH4 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका देखिए रिडक्शन हो रहा है। वैसे भी देख लिया Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है और ये हाइड्रोक्सी मैग्नीज ऑक्साइड बना, यहाँ इसकी 3 है, रिडक्शन हो रहा है ना। दूसरी पहचान इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इससे भी जान जाएंगे रिडक्शन हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट यहां हो रहा है इसका रिडक्शन, और इन दोनों को जोड़ देंगे बेटा, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाती है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी रिडॉक्स रिएक्शन, जिसका बेटा हम नाम क्या देते हैं डियर स्टूडेंट, इट्स नेम इज गिवन एज रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। अब देखिए ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे,
ये पूरी रिएक्शन हो गई। और अब हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, देखिए इसमें एक सिलेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है कि अमोनिया कहाँ गई है, जो अमोनिया रिलीज हो रही है। अब इससे ट्रिमेंडस थॉट, ट्रिमेंडस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरेटेड विद रिस्पेक्ट ऑफ अमोनिया। अमोनिया कहाँ चली गई, या इसका जब यूज करते हैं तो अमोनिया की स्मेल क्यों नहीं आती। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो अमोनिया रिलीज होती है ये पंजेंट स्मेल एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर ना निकले, तो इसमें क्या पड़ा था, जिंक क्लोराइड, ये अमोनिया को एब्सॉर्ब करके क्या बना देगा, ZnNH3 का होल 4 Cl2, या 4 लगा दीजिए, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने से अमोनिया कंज्यूम हो गई ना, यानी ये बाई प्रोडक्ट के रूप में पंजेंट स्मेल के रूप में बाहर नहीं जाएगी। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, सेकेंड थिंग बहुत जरूरी है, इसका हमें सेल पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। एक सेल के इसी तरह एग्जांपल लेके बता दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसका जो सेल पोटेंशियल होता है ये 1.25 टू 1.5 किलो वोल्ट होता है। ये इसका खुद का क्या होता है, सेल पोटेंशियल होता है। और इसके बाद क्या आना चाहिए, एप्लीकेशन, कहां इनका यूज किया जाता है। तो आप जानते हो ये टॉर्च है, ट्रांजिस्टर है, सेल वाल वॉच है, इन सब में क्या एंड्राइड सेल का यूज किया जाता है, देखा तो हो गई आपने। और दूसरा जो इसका, तो एक सेल को मैंने कंप्लीटली आपको बताया कि किस तरह से ये अप्लीकेबल होते हैं। इसी तरह इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो मरकरी सेल है, जिसको बटन सेल भी बोलते हैं। और बेटा मरकरी सेल में ध्यान रखना, मैं ओरली बता दे रहा हूं, इस बार जो आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है या ड्राई सेल होगा या मरकरी सेल। सेकेंडरी सेल आ चुका, वो नहीं आएगा मे बी, लेकिन आपको सब कुछ आना चाहिए। ये सिलेक्टेड ही केवल है, ये तो एक जुआ हो गया ना, जुआड़ी हमेशा प्रसन्न नहीं रहता, इसलिए हमें तो सभी में फोकस करना है ना। सेकंड इसका जो मरकरी सेल होता है वो भी प्राइमरी सेल, बटन सेल बोलते हैं। और मरकरी सेल में उसमें जिंक इज यूज्ड एज ए एनोड, जिंक एनोड के रूप में यूज किया जाता है। और उसमें भी क्या होती है, ग्रेफाइट टॉप। उसके भी बीच में समझने का प्रयास करिए पूरी तरह से। ये तो मैंने बता दिया, मरकरी सेल में जिंक अमलगम होता है तो जिंक ले लिया हमने, दैट इज यूज्ड एज ए एनोड। और कैथोड के रूप में किसे यूज करेंगे, तो डियर स्टूडेंट उसमें भी क्या होती है, ग्रेफाइट की रॉड होती है। मरकरी सेल दैट इज सिंपली यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इसमें मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसे यूज करते हैं, यू नो बेटा मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम यूज करते हैं पेस्ट ऑफ KOH का पेस्ट यूज करते हैं, स्पेशली किसमें, मरकरी सेल में। आपको ध्यान रहना चाहिए, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, ओके। और इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे आप बैठे पढ़ रहे हैं, आप सडन याद करें, मरकरी सेल है, ये बटन सेल है, ये प्राइमरी सेल है, इसमें जिंक को यूज करेंगे, कंटेनर जिंक का बना होता है, वो एनोड के रूप में। और ग्रेफाइट रॉड बीच में होती है, उसके चारों ओर क्या रहता है, सराउंडेड में मर्क्यूरी का ऑक्साइड। ग्रेफाइट रॉड के चारों ओर मर्क्यूरी का ऑक्साइड से सराउंडेड होता है, तो मर्क्यूरी का ऑक्साइड यूज्ड एज ए कैथोड। और पेस्ट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH का पेस्ट भरा होता है, दैट इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट। और बस इसमें भी जिंक का ऑक्सीडेशन करा दीजिए। शुरुआत किससे कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइट से। KOH किसमें ब्रेक होता है, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में ब्रेक होता है, राइट। अब मैं इसको ओरली बता दे रहा हूं क्योंकि इसकी वर्किंग देख चुके हो। ड्राई सेल की बिल्कुल सेम ऐसे ये भी है मरकरी सेल, जिंक एनोड। शुरुआत पहले किससे करें, शुरुआत करिए बेटा आप इलेक्ट्रोलाइट से। KOH किसमें ब्रेक होगा, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, राइट। अब जब शुरुआत करेंगे एट एनोड की शुरुआत करेंगे तो जिंक प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव, तो यहाँ ZnO बनेगा और प्लस H2O बनेगा, राइट। और कैथोड में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना जिंक ने, तभी तो OH नेगेटिव से मिलेगा।
और सेकेंडरी, चूंकि आपको फोकस करना है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको पिकअप कर रहा हूं, उन पॉइंटेड लेकर के बूस्टिंग कर रहा हूं ना, चलना तो आपको ही है। और कैथोड में HgO है प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा, Hg और OH निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेके तो इसका रिडक्शन हुआ। ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड कर दीजिए। इसका 1 पॉइंट, उसका कितना था, 1.5 था, इसका होता है 1.35 वोल्ट सेल पोटेंशियल। ये भी प्राइमरी सेल डिस्चार्ज होने के बाद इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। और एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए, एड्स, हेयरिंग एड्स, सुनने वाली मशीन होती है जो हेयरिंग एड्स, और इसके अलावा सेकेंडरी कंडीशन जो आपका कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के अलावा रिस्ट वॉच है, इन सब में बटन सेल यानी मरकरी सेल का यूज करते हैं। और अब तुरंत डिस्कस करते हैं सेकेंडरी सेल, क्यों अननोन रहना चाहिए सेकेंडरी सेल से। लेट स्टोरेज बैटरी हर समय नजर आती है। डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी सेल में वो सेल होते हैं which can recharge after discharging are considered to be secondary cell। और सेकेंडरी सेल में आपको मरकरी सेल, सॉरी लेड स्टोरेज बैटरी और निकिल कैडमियम सेल ध्यान रखना, उसमें भी सेम ऐसे ही रखना है। सेकेंडरी सेल में लेड प्लेट्स आर यूज्ड एज एनोड और ग्रिड आर लेड फिल्ड विद PbO2, यानी जो PbO2 भरा रहता है दैट इज यूज्ड एज ए कैथोड। 38% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 यूज एज ए इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं, राइट। अब उसको भी लर्न कर लेते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना है, इसके रिएक्शन लिखने में गड़बड़ ना करें। दूसरे में जब लेते हैं PbO2 अब प्लस SO4 नेगेटिव प्लस, आपको चूंकि SO4 के साथ वो है तो हाइड्रोजन आयन लेना पड़ेगा। इसमें भी रिएक्शन जब शुरुआत करते हैं ना तो इलेक्ट्रोलाइट से ही करते हैं, H2SO4 टूट जाता है 2H प्लस और SO4 -2, तो एनोड में भी Pb से मिलता है SO4 तो PbSO4 बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और कैथोड में PbO2 प्लस SO4 प्लस 4H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके PbSO4 और 2H2O बना देता है, राइट। अब इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है बहुत अच्छी तरह से, रिचार्जिंग। ये ऐसा देखा गया है डियर स्टूडेंट, लेड स्टोरेज बैटरी से जो पूछा जाता है क्वेश्चन, यू नो, वो वर्किंग का कम पूछा जाता है, रिचार्जेबल ज्यादा पूछा जाता है। तो वन थिंग यू शुड रिमेंबर फॉर यूर, ये तो सिंपल याद कर लिया, जो एनोड में रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन की वर्किंग में, कैथोड में रिएक्शन हो रही है रिडक्शन की, और जब इसको रिचार्ज करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये रिएक्शन उल्टा हो जाती है। एनोड की जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल जाएगा और एनोड कैथोड जैसा बिहेव करने लगेगा। कैथोड में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चला जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में चला जाएगा। मींस रिचार्जेबल इक्वेशन अलग से नहीं रखना है, वर्किंग याद कर लीजिए, इन्हीं का उल्टा हो जाता है। और यूज आप जानते हैं, इसका सेल पोटेंशियल 2 वोल्ट होता है। अब जितनी प्लेट 6 वोल्ट का चाहिए तो 3 प्लेट्स होंगी, जो बैटरी होगी 3 प्लेट्स। 12 वोल्ट का चाहिए तो 6 प्लेट होंगी। 24 वोल्ट का चाहिए तो डियर स्टूडेंट देयर विल बी 12 प्लेट्स। 24 वोल्ट का पेट्रा बोल देंगे, ठीक है। और इसी तरह निकिल कैडमियम सेल होता है। निकिल, आप नाम सुना है ना, सेकेंडरी में आने की उम्मीद है तो निकिल कैडमियम सेल, उसमें भी कॉमन होता है। मरकरी सेल और निकिल कैडमियम सेल की रिएक्शन लगभग सेम होती है। इसमें भी निकिल कैडमियम सेल में सबसे महंगा सेल है KOH यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भी KOH इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। और इसमें कैडमियम इज यूज्ड एज एनोड, कैडमियम की रिएक्टिविटी अधिक होती है। निकिल कैडमियम है ना, निकिल और कैडमियम। और चूंकि आप कभी कंफ्यूज हो जाए तो ये चीज ध्यान रखना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए कौन ऊपर आता है, लीक वासर का नमगल मंजन कर फेंक CD को निशाने पे नहीं, कैडमियम ऊपर होगा। और जब कैडमियम ऊपर होगी तो कैडमियम यूज्ड एज एनोड। OH नेगेटिव में इसमें बनाता था ZNO, उसमें बनेगा CdOH का होल ट्वाइस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कैडमियम। और कैथोड ग्रुप में NiO2 इज यूज्ड एज ए एनोड, कैथोड, इसका रिडक्शन होगा कि OH पेस्ट के रूप में, दोनों को बाद में ऐड कर देंगे, राइट। इसका 1.40 वोल्ट होता है सेल पोटेंशियल। और ये बेटा सबसे कॉस्टली सेल है, इनको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्वाइस
और उन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किया जाता है जहां ड्राई सेल की तरह ये भी है, बट ये रिचार्जेबल होते हैं, राइट। अब एक चीज आती है फ्यूल सेल, मत छोड़िएगा, अधिकतर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं फ्यूल सेल में, और फ्यूल सेल सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। फ्यूल सेल फ्यूल सेल आ जाता है तो स्टूडेंट अदर ऑर्डिनरी चीजें याद करते रहते हैं, लेकिन फ्यूल सेल एक जो जब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको इग्नोर करते हैं। बेटा फ्यूल सेल वो होते हैं जो बहुत सारे मिनरल्स, फ्यूल्स, मिथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अदर्स हैं, ओके, इनको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, और इनके कंबशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए वाइडली रेंज में यूज करने वाले सेल हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल नाम क्यों पड़ा? देखिए ये भी रेडॉक्स प्रोसेस ही है, कोई ऐसा केमिकल सेल नहीं जो रेडॉक्स प्रोसेस में वर्क ना करे, बस अंतर यह है इनमें कुछ मिनरल्स फ्यूल होते हैं, उन फ्यूल के कंबशन से हम वाटर भी H2 हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, अदर्स हो गए, ये मिनरल्स फ्यूल्स है। और बेटा इसमें फ्यूल सेल का यूज हिस्टोरिकल यूज रहा है, ओके, जो बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री रहे, वहां पर जब अपने साथ सेल ले गए वो फ्यूल सेल ही था। जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो वहां पर जाने वाले लोग थे पानी के प्रोडक्शन के लिए, वाटर के प्रोडक्शन के लिए, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, एज ए फ्यूल पर्पज, क्या ले गए थे? ये फ्यूल सेल का ही यूज किया था। बट यार स्टूडेंट इसका सबसे पॉपुलर है H2O2 फ्यूल सेल। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं, H2O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करते हैं। बेटा एक सेल लेते हैं, एक कंटेनर होता है, चैम्बर होता है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या ले लेते हैं, यानी OH यूज करते हैं। एक तरफ से H2 को एंटर कराते हैं और एक तरफ से O2 को एंटर कराते हैं। एनोड पर होने वाली, चूंकि हम जानते हैं H2 का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, O2 का रिडक्शन ही होता है, तो O2 जिधर जाएगी वहां उसका रिडक्शन होगा, H2 का ऑक्सीडेशन होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो डियर स्टूडेंट H2, यही ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स आउट ट्वाइस H2O बनता है। क्योंकि इसमें रिडॉक्स हो गया ना, H2 का ऑक्सीडेशन हो, O2 का रिडक्शन होगा, दोनों जोड़ दिया, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, और इसमें जो वाटर बनता है ना वो फाइनली ऊपर जाकर के वेपर में कन्वर्ट होता है, और उसकी स्टीम दैट इज यूज्ड डियर स्टूडेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टरबाइन को मूव कराएगी और टरबाइन करंट को जनरेट करेगा, ओके। और इसी के साथ एक जुड़ा होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी हाफ सेल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्यों इग्नोर करते हैं? ये हाफ सेल, हाफ सेल जानते हैं, दैट केमिकल सेल विच कंटेन ईदर एनोड और कैथोड, जिसमें सिर्फ एनोड हो या सिर्फ कैथोड हो, उसे हाफ सेल कहते हैं। एक्चुअली जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये जिसको लिखते हैं SHEC, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, डियर स्टूडेंट ये एक हाफ सेल है, ओके। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम क्यों पड़ा? आपका जैसा मैंने बोला तुरंत रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए। एक ग्लास रॉड होती है, ग्लास की ट्यूब होती है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को एंटर कराते हैं, थर्मोमीटर भी रहता है, नीचे मरकरी ब्लैक होता है जो कैटलिस्ट का भी काम करता है ना। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डियर स्टूडेंट ये एक ऐसा हाफ सेल होता है जिसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, याद रखिएगा, सी खुद का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा। ये दोनों जैसा बिहेव करता है,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हाफ शेल है वो एनोड की जैसा भी बिहेव करता है और कैथोड की जैसा बिहेव करता है। किसी हाफ शेल को कंप्लीट शेल में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की यानी SHE की जरूरत पड़ती है। हमेशा ध्यान रखना इसका खुद का सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा। ये जब एनोड का काम करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। H2 हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होते हैं। और जब ये कैथोड का काम करेगा तो हाइड्रोजन आयन H2 में, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को एंटर कराते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन जो नीचे रहता है उसमें क्या एंटर कराते हैं, हाइड्रोजन गैस को, वही इलेक्ट्रोड कवर करता है, तभी इसका नाम है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो H2 हाइड्रोजन आयन में जाएगा और जब रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन आयन H2 में कन्वर्ट होगा, राइट। खुद का सेल पोटेंशियल। और याद रखना किसी न्यूमेरिकल, इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, NCERT में क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है, उसके जितने पार्ट दिए हैं उनमें आपको एक भी मिसिंग नहीं करना चाहिए। 1-2 पार्ट का क्वेश्चन उससे आना कंपलसरी है। मैं भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए जा रहा हूं कि उन क्वेश्चन में कौन सा न्यूमेरिकल यहां पर एप्लीकेबल होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बता दिया। जिस किसी न्यूमेरिकल में प्लेटिनम लगा है कंसंट्रेशन के साथ किसी मेटल, जान जाना वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी C का यूज किया गया, राइट। बस जान जाना कैथोड चैम्बर जो होगा जहां पर ये C कैथोड के रूप में वर्क कर रहा होगा या एनोड के रूप में वर्क कर रहा होगा, इसका खुद का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा। क्योंकि हमें E0 निकालने के लिए निकालते हैं ना, E आप कैथोड माइनस E आप एनोड, चाहे ये C कैथोड के रूप में हो चाहे एनोड के रूप में, इसका खुद का पोटेंशियल 0 होगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, राइट। तो ये सेल के टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया। अब देखिए जो सेकेंड टॉपिक है, जिनमें भी स्टूडेंट बेटा माइनर मिस्टेक करते हैं, वो आ जाइए कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। पहले 2 वर्ड, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, दोनों से क्वेश्चन कैसे आते हैं? Dear student, focus to yourself here. Conductance, influencing factor of conductance. किसी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, वो किस कंडक्टेंस तो जानते हो ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, ध्यान रखना बहुत ढंग से पढ़ना है आपको, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ कंडक्टेंस, राइट। और दूसरा कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। याद है ना, कंडक्टिविटी को कप्पा जो इसका सिंबल होता है, दोनों में ध्यान रखना कंडक्टेंस अलग है और कंडक्टिविटी अलग है। और जब किसी की कंडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर क्या होते हैं, कंडक्टिविटी में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कंडक्टिविटी में जो कंडक्टर है, जो मेटल है, उसके नेचर क्या, नेचर भी इफेक्ट पड़ता है, उसकी रिएक्टिविटी कम है कम ज्यादा है, ये कंडक्टिविटी में किस तरह इन्फ्लुएंस करती है, सरफेस एरिया कंडक्टिविटी में किस तरह इन्फ्लुएंस करती है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन किससे रहते हैं, स्पेशली बेटा सच टाइप क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम, मैं बताता भी चल रहा हूं आपसे, आपको यहां कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। There should be no chance of confusion here. कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस कहां पे गड़बड़ कर सकते हैं, तो दोनों में कंपेयर करना चाहिए। और ये दूसरा जो सेल कांस्टेंट है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी विद इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। इसके बाद जो सेल कांस्टेंट की बात किया था, सेल कांस्टेंट जिसको G0 से लिखते हैं, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स के लिए। G* सेल कांस्टेंट, इसको 2 तरह से निकालते हैं। एक सेल कांस्टेंट की वैल्यू लगाते हैं L/A। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कैपिटल A सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर। एक ये फॉर्मूला लगाते हैं सेल कांस्टेंट के लिए, और दूसरा क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R।
कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा, एक सेल कांस्टेंट का L अपॉन A और दूसरा कप्पा यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और अब डियर स्टूडेंट, मोलर कंडक्टिविटी बेहद इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर थ्योरी बट आल्सो न्यूमेरिकल। मोलर कंडक्टिविटी, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, दोनों में अलग अलग है, कंफ्यूज ना होना। कंडक्टिविटी के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर अलग होते हैं और मोलर कंडक्टिविटी के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर अलग होते हैं। क्या मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ, राइट? मोलर कंडक्टिविटी चूंकि सॉल्यूशन होता है, कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन हुज मोलरिटी इज वन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी, है ना? कंडक्टिविटी, ये जो सिंबल लगाते हैं मोलर कंडक्टिविटी, ये आप इसका क्या लिखते हैं, कप्पा इंटू 1000 पांसी। ये तब लेते हैं जब कंसंट्रेशन में उसका वॉल्यूम सीएम क्यूब में हो, एमएल में हो, तो ये लगाएंगे। ये न्यूमेरिकल में गड़बड़ होता है। और यदि ऑलरेडी इसका वॉल्यूम मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, तो फिर ये 1000 को अप्लाई यहां नहीं करेंगे। ये कंसंट्रेशन की यूनिट देख करके आपको डिसाइड करना है। और यहीं पर होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आ गई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे किसी इलेक्ट्रोलिटिक की इनफिनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टिविटी होती है, दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और डियर स्टूडेंट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए कोलरास लॉ। अब न्यूमेरिकल आपका यहीं पर फंसता है, न्यूमेरिकल यहीं पे फंसेगा, न्यूमेरिकल यहीं पे रुकेगा आकर के। कहां? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दो तरीके से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो जाके इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आप कोलरास लॉ पढ़ते हो। 100% न्यूमेरिकल आपका होगा कोलरास लॉ से रिलेटेड, इसमें देयर इज नो चांस ऑफ मिसिंग। कोलरास लॉ आप पढ़ चुके, दो तरीके से अप्लाई करिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट विल 100% ब्रेक इनटू आयंस, उनके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या लगा देते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयन। और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को इस तरह शो करते हैं, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट ए बी है, ए बी किस में ब्रेक हो जाता है, चूंकि इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान रखिएगा, ए पॉजिटिव एंड बी निगेटिव में ब्रेक होगा। ओके, तो इसकी कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए बी, यहां पर ये लगाएंगे फ्रैक्शनल में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी निगेटिव। ये किसके आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो यहाँ 2 लग जाएगा, इसके 3 आयन होते तो यहाँ 3 लग जाता। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, लेकिन ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। डियर स्टूडेंट, यही बात है किसके लिए आती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देयर इज बिग चैलेंज, बस इसी में न्यूमेरिकल आपका आएगा। यही न्यूमेरिकल ध्यान, यानी मींस मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, इनके फार्मूला बूस्ट अप कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से, बार बार लिख करके करिए। और न्यूमेरिकल कहां पे आगे रुकेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, बस यहां सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की मींस आप पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पार्सली एंड स्लोली ब्रेक इनटू आयन। ये कंप्लीटली बेटा आयन में ब्रेक नहीं होते, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो बस सबसे पहले हमें अप्लाई क्या करना पड़ेगा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। मैं सॉल्यूशन में डिस्कस कर रहा था, बताया था, वहां पर आपने देखा था एबनॉर्मल सॉल्यूशन में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट थे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ 100% अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और जो ज्यादा वीक होगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन बहुत वीक कम होगी, ये रेट कांस्टेंट है, ये सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा की जगह 1 रख देंगे,
वन माइनस अल्फा इक्वल टू 1 मान ले, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो इससे क्या निकाल लेंगे डियर स्टूडेंट, इससे निकाल लेते हैं अल्फा की वैल्यू जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो मोलर कंडक्टिविटी और हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहां पर भी निकालना है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है, बहुत ज्यादा कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा अल्फा की वैल्यू कहां पर अप्लाई करें, यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये ध्यान रखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये फार्मूला ना भूल जाए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए इस फार्मूले पर। यार स्टूडेंट आपको इस फार्मूले पे बहुत आ रही है, मोलर कंडक्टिविटी है, हमेशा ध्यान रखना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नीचे रहेगी, इसकी वैल्यू ऊपर ना रख दें, ये सब गड़बड़ कर लेंगे। ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नीचे रहेगी और मोलर कंडक्टिविटी ऊपर होगी। इस फार्मूले में अधिकतर स्टूडेंट धोखा इसी में खाते हैं, और इसमें ये निकाल चुके होंगे, ये निकालना है और ये दिया रहेगा। और मोलर कंडक्टिविटी में ध्यान रखना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मोलर कंडक्टिविटी का जो इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन पे डाइल्यूट करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनको डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सॉल्यूशन है। इससे क्वेश्चन आएगा, मैं क्लू दे रहा हूं, मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन चेंज करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों को ज्यादा डाइल्यूट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट करने पे ज्यादा बढ़ता है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। डियर स्टूडेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और डियर स्टूडेंट अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, एक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोलिसिस का, और इलेक्ट्रोलिसिस में बहुत अच्छी तरह बता चुका हूं, जानते हैं unpassing current in the aqueous solution of an electrolyte, it used to decompose to form the stable product cathode and anode। यहां पर भी कैथोड में रिडक्शन होगा, एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, फैराडेज फर्स्ट लॉ एज वेल एज फैराडेज सेकेंड लॉ। न्यूमेरिकल आने की मैक्सिमम चांसेस है फैराडेज फर्स्ट लॉ, जिसमें फैराडेज फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ते हैं, W इज इक्वल टू ZI, डिटेल आपको पढ़ना है, ये टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा हमें। तो मैंने कहा था मुझे, हियर आई एम वर्किंग एज ए कैटलिस्ट एज वेल एज अ रीजेन। ओके, दोनों रूपों में वर्क कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये W इक्वल टू और Z इक्वल टू क्या होता है, Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो कांस्टेंट होता है E अपॉन 96500। यही मिस्टेक करोगे, ध्यान रखना मिस्टेक ना हो। और ई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं डियर स्टूडेंट, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी चार्ज। उसकी वैलेंसी क्या है, पर्टिकुलर मेटल के भी निकालना होता है, तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी मींस उसका जो चार्ज है। ये फार्मूला लगा, जैसे कॉपर है मोलर मास अपॉन 2 हो जाएगा, सिल्वर का मोलर मास अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, अब इसमें टी हमेशा सेकंड में ही लिखते हैं, आर में हो करंट एम्पियर में रहेगी, डब्ल्यू मास होता है, और इस तरह सेकंड लॉ होता है, ऑन पासिंग इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इन different electrolytic cell for same interval of time, then the mass of metal deposited in concerned electrodes are equal to their equivalent weight, यानी mass of copper upon mass of silver is equal to equivalent weight of copper upon equivalent weight of silver। सेकेंड लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, कोई कंफ्यूजन नहीं। और फर्स्ट लॉ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल, कि कोई दिया होगा एल्युमिनियम, एल्यूमिना दिया होगा, और एल्यूमिना में दिया होगा कितने करंट एंटर कराने में कितनी एल्युमिनियम होगी,
तो डियर स्टूडेंट, इस अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, वही टॉपिक जहां पर आप मिस्टेक कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं फर्स्ट लॉ से, न्यूमेरिकल जो इससे आएंगे वो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड होंगे, सेकंड लॉ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो एल्यूमिना है, किसमें टूटेगा? Al+3 एल्युमिनियम में जाएगा ना। पहले जो इलेक्ट्रोलाइट दिया उसको आयन में ब्रेक कर दीजिए, और आयन में ब्रेक करने के बाद देन यू विल फाइंड, तब आपको पता चलेगा कि उसमें कितने, देखिए मैं आपको न्यूमेरिकल कुछ स्टार्ट आउट करूंगा, विच आर डियर स्टूडेंट आर रिलेटेड, किससे होंगे? विच आर रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ फैराडेज फर्स्ट लॉ। जैसे एनसीईआरटी में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 और 17 में दो क्वेश्चन आएंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लास्ट के दोनों क्वेश्चन 17 और 18 में एक क्वेश्चन 100% कहीं नहीं गया है, जरूर पूछा जाएगा। 1 मोल जैसे पूछा जाए, जैसे H2 1 मोल को O2 में कन्वर्ट करने के लिए कितनी करंट की रिक्वायरमेंट होगी? 1 मोल आप फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी? 1 मोल आप एल्यूमिना को एल्युमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी? बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। एक चीज ध्यान, जैसे उसने कहा गया 1 मोल FeO को किसमें? Fe2O3। अब देखो एक क्वेश्चन बोला गया, FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत पड़ेगी, कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी? तो बेटा जैसे ये है, अभी क्वेश्चन जा रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, प्रोबेबिलिटी ध्यान रखिएगा। ये 1 मोल फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल या कितने कूलाम चार्ज की करंट की जरूरत होगी? और चार्ज किसमें? फैराडे के टर्म्स में पूछा जा सकता है, कूलाम के टर्म्स में तो फैराडे के टर्म्स में वही 96500 कितने की हमें जरूरत पड़ेगी? और 1 मोल की बात कह रहा है, तो बेटा देख लो ना, 1 मोल की बात है तो यहाँ फेरस है और यहाँ क्या है? फेरिक है। ये 2 मोल है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? Fe2 इसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 में एक इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लिखा होता है एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बेटा, ये क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1 मोल, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1.610⁻19 होता है, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है, 96500 कूलम। तो ध्यान रखिए कि किसी तरह जैसे L2O3 को तो Al+3 में कन्वर्ट होगा, 3 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दीजिए। कैल्शियम है, कितना डिपॉजिट होगा? तो Ca+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान है ना। कैल्शियम ऑक्साइड से कितनी हमें कैल्शियम डिपॉजिट होगी? तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कितनी? तो ये Ca+2 और हाफ O2। अब Ca+2 आया और 2 इलेक्ट्रॉन, क्या ऐसे लिखो? या कैल्शियम बना लिया आपने Ca+2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दीजिए, ये कैल्शियम डिपॉजिट हो गया। मतलब उसको न्यूट्रल करना है। डिपॉजिट तो तभी होगा जब क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तभी तो कैथोड में जाके डिपॉजिट होगा, कैथोड में रिडक्शन होगा। कितने आ गए? 2 मोल आ गए, 2 फैराडे आ गए। चार्ज है, W लगा तो ZIT लगा दीजिए। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में आप सतर्क रहें। और फाइनली मैं बेटा बता देना चाह रहा हूं कि जो 2 टॉपिक बचे, लास्ट टॉपिक इसका है कोरोजन।
बेटा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। और कोरोजन से क्वेश्चन, कोरोजन तो जानते हो, देखिए आप एनी मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इज नोन एज कोरोजन। फॉर एग्जांपल एट द रस्टिंग ऑफ आयरन। क्वेश्चन कैसे आएंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर। रस्टिंग को इन्फ्लुएंस कौन कौन करते हैं? सैलाइन वाटर है। क्यों सैलाइन वाटर है? यानी वाटर मिक्स विद NaCl, सैलाइन वाटर बोलते हैं। क्यों उसको बढ़ा देता है? क्योंकि NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट कवर करता है। इलेक्ट्रोलाइट वही एक्सेलरेट करता है जैसे सेल में वर्किंग होती थी। ओके, ऑक्सीजन का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? राइट। जो मेटल है वो मेटल की रफ सरफेस क्या होगी? सरफेस एरिया। यानी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ध्यान रखना। रस्टिंग में क्या? इलेक्ट्रोलाइट रूप में H2CO3 होते हैं, एनोड के रूप में आयरन, कैथोड के रूप में O2। दोनों की रिएक्शन लिखना आना चाहिए, कैथोड और एनोड की, और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, और फाइनली द प्रोटेक्शन अगेंस्ट रस्टिंग। तो ये डियर स्टूडेंट देखिए मैंने डिस्कस किया पर्टिकुलरली और रिलेटेड टू, बेसिकली हमने डिस्कस किया यहां पर। तो क्वेश्चन अभी रिलेटेड थे किससे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स देख लीजिए। सॉलिड अप्रोच अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स कुछ ही समय में, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं इन टॉपिक है और उन्हीं टॉपिक में क्वेश्चन नजर आएंगे। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स से जो न्यूमेरिकल आएगा NCERT से होगा, नंबर भी नहीं चेंज होगा। इट्स माय चैलेंज। केमिकल काइनेटिक्स में वो कौन कौन से टॉपिक है जिनमें हमें थॉरोली फोकस करना है, किन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं। यू हैव टू कंसंट्रेट। तो देखिए इसमें केमिकल काइनेटिक्स की बात करें यदि, लेट अस डिस्कस बेसिकली अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल सेक्शन ई में नजर आएंगे और सेक्शन सी में भी न्यूमेरिकल होगा, एक क्वेश्चन सेक्शन बी में भी होगा। इन तीन जगह प्रोबेबिलिटी है इसकी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सेक्शन ई में। इस चैप्टर में क्या मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक पर, या वो कौन से टॉपिक हैं जहां पे न्यूमेरिकल हमारा गलत हो सकता है, गड़बड़ कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्कस किए दे रहे हैं। स्टूडेंट एक चीज तो सबसे अच्छी तरह ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना। किसमें? रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इक्विवेलेंट होते हैं। टेम्परेचर का दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन पर। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक इस पर भी आपको ध्यान देना है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ जरूर आएगा, जरूर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और डियर स्टूडेंट एक चीज पे और आपको फोकस करना है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन। मोस्टली एक्सपेरिमेंटल देखा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर क्या होते हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, या कई ऐसे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनमें टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है,
कि टेम्परेचर को डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टेम्परेचर को कितना कर दें 10 डिग्री सेल्सियस यदि बढ़ा देते हैं तो जो रेट होगी जस्ट डबल हो जाएगी। इसको बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन में जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, आपको एक जो डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन होती है जिससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं और स्टूडेंट वहां पे समझ ही नहीं पाता है करना कैसे है। डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन समझ रहे हैं ना। मान लीजिए एक ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी, क्योंकि इसमें किसी भी रेट हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे क्या, कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट C, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट D, रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ रिएक्टेंट A। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसको कैसे लिखा जाता है, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। यदि कोफिशिएंट होता तो जैसे मान लो यहाँ 3 है तो माइनस 1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt। इस पे ध्यान रखिएगा, जरूर एक क्वेश्चन आएगा और इसमें लोगों का ध्यान नहीं रहता है। किसी में भी जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखे या रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ रिएक्टेंट, तो डियर स्टूडेंट इस कंसेप्ट पर अपने आप को अच्छी तरह से फोकस करना है। ओके, दूसरा मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी दोनों को डिफरेंस करना है। इसके लिए आपको एक पढ़ना पड़ेगा। क्या बेटा, बहुत अच्छी तरह समझिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार सुन लो कि आपके लिए जो माइनर पॉइंट जा रहा है माइनस में, वो प्लस में जरूर कर देगा। क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एक स्टेप में एलिमेंट्री, एक से अधिक स्टेप में हो तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री में लागू होता है कि कॉम्प्लेक्स में लागू होता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लागू होती है या कॉम्प्लेक्स में लागू होती है। या ध्यान, एलिमेंट्री रिएक्शन और स्लो वेलोसिटी रिएक्शन और फास्ट वेलोसिटी रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट इक्वेशन। यदि किसी का रेट इक्वेशन ही दिया है R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू पावर X कंसंट्रेशन ऑफ B टू पावर Y, तो रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। ये जो रेट इक्वेशन है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रेट इक्वेशन। बेटा ये रेट इक्वेशन, और इस रेट इक्वेशन में जब ऑर्डर निकालना होता है तो केवल इसी में फोकस करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर ऑफ कंसंट्रेशन को जोड़ देते हैं। यदि कंसंट्रेशन का पावर 0 आता है, इन दोनों का x प्लस वाई का सम 0 आता है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 0। बस इसी से देखते हैं जैसे ये रिएक्शन थी R इक्वल टू K A टू पावर x और B टू पावर y। अब कंडीशन है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर क्या होगा 0 ऑर्डर। और दूसरा है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ऑर्डर क्या होगा इसका फर्स्ट ऑर्डर। बस आपको दो ही पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, एक 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। अब एक चीज ध्यान क्या रखना है, इसमें कभी गड़बड़ ना करने ना, नहीं देखा तो तुरंत देख लीजिए। ऑर्डर आप में 0 ऑर्डर में उसका काइनेटिक इक्वेशन क्या होगा, इक्वल टू कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टी। ये उसका क्या होता है काइनेटिक इक्वेशन क्या होगा। हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है, और फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर रिएक्शन का पहले काइनेटिक इक्वेशन बताया ना मैंने, K इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टी।
फिर इसी को, इस काइनेटिक इक्वेशन को हाफ लाइफ के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमें आना चाहिए, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ बनाना आना चाहिए। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है ध्यान रखना, जितने रेडियोटिव डिसइंटीग्रेशन है दैट ऑलवेज स्टैंड इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल जरूर याद रखिए। किसी भी रिएक्शन में यदि वाटर है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में तो उसको हमेशा कंसंट्रेट क्या है ऑर्डर निकालने में वाटर के कंसंट्रेशन को इग्नोर कर देते हैं। एक चीज ये भी ध्यान रखना, डिसइंटीग्रेशन प्लेटिनम सरफेस में HI का हो रहा हो तो ऑर्डर 0 होगा, गोल्ड की सरफेस में HI का, प्लेटिनम की सरफेस में किसका अमोनिया हो रहा हो तो ऑर्डर 0 ही होगा। फर्स्ट ऑर्डर जितने रेडियोटिव डिसइंटीग्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ओके, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या, काइनेटिक इक्वेशन K = 2.303 RT, मतलब निकालते हो ना फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर तो जान के क्या होता है काइनेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी हर कंडीशन में आपको क्या आना चाहिए, काइनेटिक इक्वेशन, ये आना ही चाहिए, इसमें किसी तरह का मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक इक्वेशन से ही आप निकाल पाएंगे। होता है ना K = निकाल लेंगे। हाँ, काइनेटिक इक्वेशन मैं सजेस्ट करता हूं कोई भी किसी भी कंडीशन में काइनेटिक इक्वेशन को भूलने की गलती ना करें, क्योंकि न्यूमेरिकल काइनेटिक इक्वेशन पर ही बेस्ड होंगे। निकाल लेते हैं। अरे भाई उसका लिखा था फर्स्ट ऑर्डर का K = 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन या लॉग A अपॉन A - x बेस 10, चाहे ऐसे लिखें या K = 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। और फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का तो वही कह रहा है K = इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस रिमेनिंग कंसंट्रेशन अपॉन T। और दोनों को हाफ लाइफ में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, और आपको ये निकालना है, टाइम ज्यादा मैं नहीं किल करना चाहता हूं, आपको निकालना है कि हाफ लाइफ पीरियड में इसका काइनेटिक इक्वेशन जीरो ऑर्डर का क्या बनेगा और हाफ लाइफ में फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, और दोनों का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। क्योंकि आप देखते निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का क्या निकालते थे K जब लगा देते थे K = 0.6932 अपॉन T। इससे ये पता चलता है ये रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर का, ये T½ है, T 1/2 लिखा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेट रेट कांस्टेंट या हाफ लाइफ पीरियड उसके इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है, जीरो ऑर्डर का डिपेंड करता है। दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ बनाना चाहिए और दोनों का स्लोप मालूम होना चाहिए। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो न्यूमेरिकल आ रहा है तुम्हारे क्वेश्चन, बेटा तुम्हारे एग्जाम में जो एक न्यूमेरिकल आ रहा है जानते हो क्या है, उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन where concentration is given in terms of pressure। ये न्यूमेरिकल जरूर आएगा, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर का होगा, मैं बोल रहा हूं बार बार फर्स्ट ऑर्डर में ही होगा, जीरो ऑर्डर में नहीं। लेकिन बेटा उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो होगा, कंसंट्रेशन जरूरत पड़ती है ना, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन गैसियस टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में होगा, एमएम में होगा, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन नहीं होगा, एमएम में होगा। और ऐसी कंडीशन में उसका रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला बेटा जरूर ध्यान रखना।
ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके लिए रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, समझ गए मेरी बात? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो दिया होगा, लेकिन किसमें दिया होगा? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो आ जाएगा K = 2.303 अपॉन T लॉग पी आई माने इनिशियल अपॉन ट्वाइस पी इनिशियल माइनस PT। बेटा ये फॉर्मूला जरूर आएगा, इससे न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इस बार। ये फर्स्ट ऑर्डर का है, रेट कांस्टेंट है, टी टाइम टेकन है, पी आई का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है प्रेशर में, और नीचे ट्वाइस पी इनिशियल माइनस पीटी। पीटी का मतलब समझ रहे हैं ना, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एट पर्टिकुलर टाइम टी। पी आई लिखा है मतलब जब टाइम टी 0 होगा तो उस समय जो कंसंट्रेशन होगा वो पी आई होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। नीचे ट्वाइस पी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस पीटी। पीटी प्लेटिनम नहीं है यहां पर, यहां पीटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन आप एट अ पर्टिकुलर टाइम टी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इस फार्मूले को ध्यान रखना। और दूसरा बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर हो या थर्ड ऑर्डर हो, किसी के लिए भी रेट कांस्टेंट की यूनिट जरूर पूछी जाएगी। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होगी किसके लिए? फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके लिए यूनिट ऑफ K इक्वल टू कंसंट्रेशन टू पावर 1 माइनस n अपॉन T। अब कंसंट्रेशन का क्या होता है? मोल इंटू लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस n। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। डियर स्टूडेंट, n क्या है यहाँ पर? n है बेटा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें लगा लें n 0 होगा तो सेकेंड तो ऊपर चला जाएगा ना, पर सेकेंड इनवर्स। n 0 आ सकता है तो जीरो ऑर्डर, n 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, n 2 होगा तो सेकेंड ऑर्डर। तो इसमें भी आप ध्यान रखना। और इससे जानते हो क्या यूज है? बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल दिए होंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए होंगे यार स्टूडेंट, उन न्यूमेरिकल में ये नहीं दिया होगा कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे हम फार्मूला कौन सा लगाएं। लेकिन ध्यान रखना जिसमें ऑर्डर ना लिखा हो, कहा जा रहा हो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन है तो ऑर्डर तो हमेशा क्या होगा? फर्स्ट होगा। और ये भी ना लिखा हो तो रेट कांस्टेंट की यूनिट देखिए, न्यूमेरिकल में रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लगा लोगे कि जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। देन यू हैव टू अप्लाई इट्स काइनेटिक इक्वेशन, उसका काइनेटिक इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, राइट। अब जरा लास्ट मोमेंट में न्यूमेरिकल अप्रोच पे साथ में बताता चला जा रहा हूं, बाहर से नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। whenever you got confused, got frustrated, dear student, you have to contact to me. यदि during examination you will face stress, frustration, your preparation go to hell. Okay? अल्टीमेटली लास्ट स्टेप इसका क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी न्यूमेरिकल आने के चांसेस सेक्शन डी में है, सेक्शन ई और सेक्शन सी में। ओके, क्वेश्चन 1 से 5 के बीच में एक क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू में भी इसी का, वो भी एक्टिवेशन एनर्जी से होगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कहां पे जरूरत होती है एक्टिवेशन एनर्जी की, व्हाट इज द अर्नियस कांसेप्ट अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है किस पर? एक्टिवेशन एनर्जी पर। आप जानते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। किसी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिएक्टेंट के पास जो रिक्वायर्ड एनर्जी होनी चाहिए, दैट इज सेड टू बी थ्रेशोल्ड एनर्जी। यदि किसी रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, देन वी हैव टू सप्लाई एडिशनल एनर्जी so that the average energy of reactant becomes equal to its threshold energy। तो रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी
वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल करने के लिए जो एडिशनली एनर्जी उसको दी जाती है वही तो है एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी E से लिखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा जल्दी देखिए, विद इन 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट में एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते? पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से स्लो वेलोसिटी रिएक्शन को भी स्मूथली रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। क्या करती है एक्टिवेशन एनर्जी? तो एक्टिवेशन एनर्जी पहले रिएक्टेंट को क्या करती है? एडजॉर्ब करती है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाती है। याद है, इसका ग्राफ आना चाहिए। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद फिर बाद में वो डिकम्पोज होती है, क्योंकि एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना वो अनस्टेबल हो जाता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? रिएक्टेंट को अपनी ओर एडजॉर्ब करके एक्टिवेशन एनर्जी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वो अनस्टेबल होता है और अपने आप डिकम्पोज होकर मेन प्रोडक्ट बनाता है। अल्टीमेटली ये पता चलता है, ये ग्राफ आना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से हमने आप लोगों को बताया है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। स्लो वेलोसिटी रिएक्शन के H2 + I2 HI के रिएक्शन दे करके ग्राफ विद ग्राफ अच्छी तरह से आना चाहिए। और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देती है। अतः एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी, क्योंकि पीक में बनता है एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। यदि उसमें कैटालिस्ट मिक्स कर दिया जाए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन एनर्जी? कैटालिस्ट बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है और एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहले बन जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर? ये इनिशियल अप्रोच था। और आर्हेनियस का अप्रोच इसमें एक्टिवेशन एनर्जी में K = A e⁻ EA/RT, ये जरूर याद रखना आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। K = A e⁻ EA/RT। आया समझ में? K = A e⁻ EA/RT, ये आर्हेनियस इक्वेशन है और इसको लॉग के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो log K = log A माइनस EA/2.303 RT, ये बन जाता है। और इसी को जब वेरिएशन टर्म्स में बनाते हैं, इससे जानते हो क्या पता चलता है? ये बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, ये माइनस तो यहां रहेगा ही, ये ध्यान रखिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी जो T है और K ये एक दूसरे से वेरिएट होते हैं। टेम्परेचर का और किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस किससे करता है? रेट कांस्टेंट पर। और रेट कांस्टेंट इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे जो किस इक्वेशन पे बेस्ड होंगे। ये सिंपल इक्वेशन है और इसी के वेरिएशन टर्म्स में कैसे बनता है? log K2 ध्यान रखना है इसको, इक्वेशन को log K2/K1 = ये कैंसिल हो जाएगा। आप ध्यान रखना ये कैंसिल हो जाएगा माइनस, ये जब हम दोनों कंबाइंड फॉर्म में बताएंगे, कंबाइंड फॉर्म में देखिए इसका न्यूमेरिकल भी हम बता दे रहे हैं जहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। या पहले ही क्वेश्चन देख लीजिए, पहले ही क्वेश्चन ही देख लीजिए, कॉमन ले लीजिए दोनों में। वेरिएशन EA/2.303 R और इन ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। बेटा मेजर न्यूमेरिकल्स
एक न्यूमेरिकल ऐसा आएगा 3 मार्क्स का जो ये दिया रहेगा, और एक न्यूमेरिकल में भी इक्वेशन दिया होगा, उस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू सॉर्ट आउट करेंगे। और दूसरे न्यूमेरिकल log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 1 upon T2। बेटा इसमें न्यूमेरिकल जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लास्ट में जो दिए क्वाड्रपल 4 टाइम्स कर दिया गया, टेम्परेचर इतना था उसको बढ़ा के इतना किया गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल हो गई, 4 टाइम्स हो गई, तो उसके एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए। तो रेट कांस्टेंट नहीं दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गई, तो डोंट वरी बेटा, जहां K2 है वहां R2 लिख दीजिए और जहां K1 है वहां R1 लिख दीजिए बस। इस तरह के न्यूमेरिकल ध्यान रखना जब दिया रहेगा, इस तरह के न्यूमेरिकल में एक्टिवेशन एनर्जी में टेम्परेचर बढ़ाने में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही होगी, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स हो रही होगी, और आपको रेट कांस्टेंट चाहिए, तो जहां K1 है वहां R1 लिख देना, जहां K2 है R2 आ जाएगा अपने आप। क्लियर। और इसकी ध्यान रखना एक्टिवेशन एनर्जी का भी log K और 1/T के बीच ग्राफ और इसका स्लोप क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी का इंडिविजुअली देखिए। और एक जो आपका इंटेक्स का क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन 4.9, ये जरूर आ रहा है इस बार एग्जाम में, वही नहीं आएगा, थोड़ी संख्या चेंज होगी। और इससे पूछा क्या जाता है, इसमें बेटा ये पूछा जाता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये द नंबर ऑफ, समझना बेहद इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इसको आप समझने का प्रयास करना। वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। समझना मेरा स्टेटमेंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इसी में स्टूडेंट गलत करता है, क्या, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट whose energy is either equal to activation energy or more than activation energy। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता भी दिया, मैंने बताया, ये आपका अपनी बुक में देखिए, एनसीईआरटी में इंटेक्स का 4.9 क्वेश्चन है, ट्वाइस HI प्लस H2 प्लस I2, एक्टिवेशन एनर्जी दी, अब पूछ रहा है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। वो कौन से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी एनर्जी, समझना, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बताएं जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी की क्या होती है, इक्वल होती है, वो कौन से होते हैं बेटा, ये देखिए, इसी पे न्यूमेरिकल आता है, फिर से मैं लिखे दे रहा हूं, ये देखिए, ये लास्ट है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट whose energy is equal or ग्रेटर देन, या तो एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल होती है या उससे बड़ी होती है, वो कौन से फ्रैक्शन मॉलिक्यूल होते हैं, e⁻⁻ अपॉन ये है, ध्यान रखना, जो दिया रहता है ना उसमें e⁻⁻ ये माइनस अपॉन RT, बेटा ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के जिनकी एनर्जी या तो रिएक्टेंट के इक्वल, एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल होती है या उससे ज्यादा होती है, इधर ग्रेटर और इक्वल टू। ये ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, यू शुड नॉट इग्नोर टू दिस, इसको इग्नोर ना करिए। एक्टिवेशन एनर्जी से मैंने बता दिया इंटेक्स का क्वेश्चन, और फ्रैक्शन कोलिजन क्या होते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दो चीजें, इफेक्टिव कोलिजन, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। इसमें इफेक्टिव कोलिजन्स
और उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला Z इक्वल टू AB e⁻⁻ E/RT, इस पर फोकस करना है। और डियर स्टूडेंट, इसके न्यूमेरिकल्स में याद रखना, जिसमें डेटा बना होता है, टाइम लिखा होता है, कंसंट्रेशन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, या तो वैकेंट होता है उसमें भरना होता है, या न्यूमेरिकल में डेटा दिया होता है और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता लगाना होता है। तो बेटा इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लगा दीजिए, रेट कांस्टेंट निकाल लीजिए, यदि उनकी वैल्यू आपस में इक्वल है तो प्रूव हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरी कैटेगरी की रिएक्शन जानते हो क्या होता है? किसी कंपाउंड के 99% के 90% के डिकम्पोज होने में जो समय लगता है, वो 99% के डिकम्पोज होने में लगे समय का हाफ होता है। कैसे प्रूव करिए इसको? या किसी कंपाउंड के 90% के डिकम्पोज होने में इतना समय लगता है, तो 99% के डिकम्पोज होने में समय में क्या रेशियो होगा? बेटा ये काइनेटिक इक्वेशन यदि आता है तो आप निकाल लेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी का मैंने बताया ही, ओके। और ये जरूर ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल नंबर जो आपका एक्सरसाइज का 2 है, कंसंट्रेशन के बाद एक इतना बचा रह गया, तो फाइनल क्या होगा? तो बी और सी का भी बचा के देखना पड़ेगा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसके मॉलिक्युलरिटी 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, ओके। बाकी उम्मीद करते हैं न्यूमेरिकल आप सभी कर ले जाएंगे। ये एक्सप्लेनेशन रहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स का। यदि इन टॉपिक को याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, इनसे न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल आने पे आप टॉपिक याद करें, और टॉपिक याद करने के बाद लिसन व्हाट आई एम सेइंग, टॉपिक याद करने के बाद फिर न्यूमेरिकल को करना शुरू करें, और उस टॉपिक से रिलेटेड फार्मूले क्या थे, इक्वेशन क्या थे। अतः याद करिए, मेरा इस सेशन यदि आपने अटेंड किया है, पूरी तरह से नहीं अटेंड किया है तो बाद में देख सकते हैं। और इसमें आप फार्मूलाज, टॉपिक, फार्मूलाज, उनसे कंसर्न 2 न्यूमेरिकल, उस टॉपिक से कितने कैटेगरी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, एक्सेप्शनल कितने हैं, फर्स्ट ऑर्डर में गैसेस स्टेट वाला लाने वाला इक्वेशन जरूर ध्यान रखना है। इनिशियल और फाइनल जो प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इनिशियल जो इक्वेशन बनता है विदाउट लॉग, उसके कंपैरिजन में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, जो वेरिएशन फॉर्म है उससे रिलेटेड क्या है, ग्राफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और आपका एक्टिवेशन एनर्जी का, और रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं इन टॉपिक को आप देख लेते हैं तो इन दोनों चैप्टर में 1 मार्क्स का भी डिडक्शन नहीं होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, जब याद करेंगे मैं जरूर प्रेजेंट आपके सामने रहूंगा, ऑनलाइन, ऑफलाइन। या माई ब्लेसिंग ऑलवेज विथ यू, नॉट ओनली ऑफ माइन बट ऑल्सो होल द टीम ऑफ GCI will always align with you, always support with you. My blessing always with you. Best of luck.